हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। ये आपकी सेकंड क्लास है डिपॉजिट्स की, बट ये कवर नहीं करेगा पूरा डिपॉजिट्स को। एक क्लास आपकी और रखेगी, बहुत शॉर्ट क्लास रहेगी, नो डाउट। उसमें हार्डली एक मेन टॉपिक है और एक छोटा सा और टॉपिक है, तो आप कह सकते हो दो टॉपिक्स हैं उसके अंदर जो कवर हो जाएंगे, तो वो शॉर्ट क्लास ही रहेगी। देखते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या कवर कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में किया था एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स, ठीक है जी। बट अब हम क्या करने जा रहे हैं, पब्लिक से जो भी कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं उसके प्रोविजंस हम प्रॉपर करेंगे। मतलब कौन सी कंपनी होगी भाई जो पब्लिक से एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट, तो आपके माइंड में वो क्लिक कर जाना चाहिए जो आपने कल डेफिनेशंस की थी, ये एक एलिजिबल कंपनी ही होगी। ठीक है जी। तो प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन स्टार्ट करने से बेसिक स्टार्टिंग ही है कि एलिजिबल कंपनी होगी, और एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है, जो एक पब्लिक कंपनी है हैविंग नेटवर्थ मिनिमम 100 करोड़। याद आ जाएगा आपको, कल की क्लास में हुआ था ये सब कवर। टर्नओवर मिनिमम ₹500 करोड़, दोनों के बीच में और है, ऐसा हमने कल भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। रिपीट पॉइंट है बहुत सारे, बहुत ज्यादा कोई इसमें आज की क्लास में आपको कोई फैक्ट अलग सा नहीं मिलने वाला। कल किया था वही आज हो रहा है कवर, एक तरीके से रिवाइज ही हो रहा है, आप ये समझ सकते हो इसको। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑब्लिक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब ऑब्लिक का मतलब यहाँ पे क्या आपको याद आ जाना चाहिए कि 180 की लिमिट अगर एक्सीड नहीं कर रही है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी सफिशिएंट ही रहेगा। अगर एक्सीड कर रही है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्रेडिट रेटिंग की पूरी बात हमने कल कर ली थी, एग्जाम्पल भी किया था, मूवी से रिलेट हमने रेटिंग को किया था। तो कहते हैं क्रेडिट रेटिंग की क्या बात है भाई, हर साल मान लो सपोजिंगली 2 इयर्स का है ना, 24 मंथ्स का है सपोजिंगली डिपॉजिट, तो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर आपने क्या करना है, अपने रेटिंग को अपडेट कराना है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो भाई ये क्या होता है, डिबेंचर्स हो चाहे डिपॉजिट्स हो या कोई भी तरीके का लोन होता है, ये बेसिकली क्या है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा ना। मान लो जैसे डिपॉजिट्स की बात करें, सपोजिंगली डिपॉजिट्स है 34 मंथ्स का, ठीक है, आपको पता है मैक्सिमम 36 मंथ्स का हो सकता है, मान लो कि 34 मंथ्स का है। आज की डेट में तो क्रेडिट रेटिंग करवा ली है, ठीक है, बट क्या एक साल के बाद भी रेटिंग सेम ही रहेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि रेटिंग डिफरेंट हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, चाहे तो कंपनी क्या करती है हर 6 मंथ के बाद भी जा सकती है, कोई इशू नहीं है, बट लॉ ने मैंडेटरी क्या कर दिया भाई, एटलीस्ट एक बार साल में 12 मंथ में एटलीस्ट एक बार आप जाके उसे अपडेट कराओ, ताकि ऊपर नीचे जो भी आपकी रेटिंग हो रही है, क्योंकि आपके अभी के देखेंगे ना, आपने मान लो इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट किया है या कुछ और इफेक्ट आपके ऊपर आ गया है, मान लो कोई आपका लाइसेंस छीना गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी रीपेमेंट की जो कैपेसिटी है वो इफेक्ट हो जाएगी, उस पर रिस्क क्रिएट हो जाएगा। तो हो सकता है आपकी रेटिंग कम हो जाए, जो भी है रेटिंग बढ़ रही है, कम हो रही है या सेम है, कांस्टेंट है, आपने रेटिंग करवा के फिर से अपग्रेडेशन करानी है, जो भी आपका अपडेट एक बार को हो जाएगा। उस रेटिंग की कॉपी आपने किसको देनी है, आरओसी को आपने सबमिट करनी है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। आगे चलते हैं। अगर तो डिपॉजिट्स हैं सिक्योर्ड, ठीक है जी, तो ये बात हमने कल देखी थी भाई, सिक्योर्ड भी हो सकता है अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। तो अगर सिक्योर्ड है, इसमें क्या है, चार्ज क्रिएट हो जाएगा। चार्ज का टॉपिक आपका पूरा कवर हो चुका है। विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस प्रॉपर चार्ज की वहां पे रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है जी। इनटेंजिबल एसेट पे कभी भी नहीं होगा सिक्योरिटी दी जाएगी डिपॉजिट्स की, है ना, ये कोई एसेट यहाँ पे नहीं कंसीडर हो रहा। यानी कि डिपॉजिट किस चीज की हो सकती है, क्या सिक्योरिटी लेगा भाई, सिर्फ टेंजिबल एसेट की ही सिक्योरिटी यहाँ पे मानी जाएगी। और कितनी वैल्यू होगी सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी की वैल्यू मिनिमम कितनी रहेगी, आप देखो ये मिनिमम का साइन है, ग्रेटर देन या इक्वल टू, है ना, तो मिनिमम एटलीस्ट अमाउंट कितना रहेगा, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, जितना भाई पैसा वापस करना है, प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट भी वापस करना होता है एक तरीके से, आप कह सकते हो कि पे करना होता है। तो जितना भी अमाउंट कंपनी का आउटफ्लो होना है, एटलीस्ट उतनी तो सिक्योरिटी वैल्यू होगी ही होगी, और आपको अच्छे से पता है उससे ज्यादा ही होती है जनरली, ठीक है, बट मिनिमम लॉ का प्रोविजन है कि एटलीस्ट मिनिमम उतनी तो होगी, ठीक है जी। अच्छा, फिर मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगी, मार्केट वैल्यू, कंपनी तो ऑब्वियसली बात है, कंपनी कह रही है कि 100 करोड़ की मार्केट वैल्यू है, और कोई और पर्सन कह रहा है कि नहीं भाई तो 70 करोड़ की वैल्यू है। तो वैल्यूएशन के लिए आपको अच्छे से पता है किसके पास जाएंगे, हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर के पास जाएंगे। आप देख लो अभी तक हमने कोई भी नया कंसेप्ट नहीं किया, वैल्यूअर भी आपको पता है, रेटिंग भी आपको पता है, सेक्शन 180 की बात भी आपको पता है, तो ये रिपीट से आप कह सकते हो क्लास आपकी चलेगी।
याद रहेंगी दोनों बातें। इंटेंजिबल एसेट, अब आपके पास मान लो ट्रेडमार्क है, आप कहो कि हम ट्रेडमार्क के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट इशू कर रहे हैं, तो कंपनी ऐसा आप नहीं कर सकते हो क्योंकि इंटेंजिबल एसेट अलाउड नहीं है। आगे चलते हैं जी, बहुत सिंपल सी बात है। टेन्योर, ये भी जाना पहचाना सा लग रहा है आपको। 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स, एक्सेप्शन बिल्कुल सेम है, 3 मंथ्स की बात है। और वो भी कब, अगर आपने 10% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट डिपॉजिट की फॉर्म में इशू किया है, तभी आप ऐसा 3 मंथ्स तक का कर सकते हो। 3 मंथ से कम किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नहीं हो सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ट्रस्टी की बात आई है। ट्रस्टी के लिए मैंने आपको कहा था कि पब्लिक की बात में आएंगे तो पब्लिक के प्रोविजंस में कर लेंगे, बट पब्लिक में भी देखो, आप अगर एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा भाई ये सारे पॉइंट्स तो हमारे कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। बिल्कुल ठीक बात है कि आपने डिबेंचर्स वगैरह में ये सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। कहते हैं ट्रस्टी से रिटर्न कंसेंट ले लो। एक बार ना मैंने डिबेंचर वाले चैप्टर में आपको एग्जाम्पल दिया था, भाई ट्रस्टी आप कल को किसी पर्सन को बना दो, अमिताभ बच्चन को बना दो, अपने आप ही नाम लिख दिया, लोग भी बड़े खुश, अच्छा अरे भाई अमिताभ बच्चन है, या फिर अंबानी का नाम लिख दिया हमने अपने आप ही, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, डिपॉजिट के अच्छा अंबानी है यहाँ पे, तो इन ये तो ट्रस्टी की फॉर्म में यहाँ पे पर्सन बैठे, तो ठीक है, हमें हो सकता है थोड़ा सा लगे कि हाँ हमारी सिक्योरिटी ज्यादा है, पर उनसे रिटर्न कंसेंट भी लेनी है भाई, उनसे भी पूछ लो वो ट्रस्टी बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि एक अग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, वो पर्सन पहले अपनी रिटर्न कंसेंट देगा, फिर एक अग्रीमेंट बनेगा। और अग्रीमेंट कैसा बनेगा, अग्रीमेंट का नाम क्या है, ट्रस्ट डीड। जैसा आप लोग पार्टनरशिप में करते थे ना, पार्टनरशिप डीड बोल देते थे उसे अग्रीमेंट की जगह, वही चीज यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे भी ट्रस्ट अग्रीमेंट की जगह वर्ड क्या यूज हो रहा है, ट्रस्ट डीड। वो एग्जीक्यूट करो, प्रॉपर ट्रस्ट डीड बनाओ, उसमें प्रॉपर प्रोविजंस लिखो, हर बारे में लिखो, ठीक है, आपसे क्या एक्सपेक्टेड, आपकी क्या ड्यूटी, आपकी क्या राइट है, वो सारी बातें आप यहाँ पे लिखोगे। कहते हैं हु कैन नॉट बी अ ट्रस्टी, ये वाले पॉइंट भी बिल्कुल सिमिलर है, गो थ्रू कर रही हूँ, याद आपको सारे आ जाएंगे। भाई कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी की मैनेजर पर्सन जो है, ऑफिसर है, एम्प्लॉय है कंपनी का, या कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का, या फिर कंपनी का कोई डिपॉजिटर पर्सन है, ये लोग ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं। ऐसा पर्सन है इनडेप्टेड टू द कंपनी है, या कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट या फिर फेलो सब्सिडरी, ठीक है जी, ऐसा पर्सन भी नहीं बन सकता। या मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, पेक्यूनरी अब आपको अच्छे से पता चल चुका है, आप तो ऑडिट का चैप्टर भी पूरा कर चुके हो। पेक्यूनरी का मतलब क्या है, फिनेंशियल, पैसे का, फिनेंशियल लेना देना हो गया। मटेरियल रिलेशनशिप विद द कंपनी है तो आप ट्रस्टी नहीं बन सकते हो। कोई गारंटी का अरेंजमेंट कर रखा है तो भी आप ट्रस्टी नहीं बन सकते हो, या फिर आप डायरेक्टर वगैरह के रिलेटिव हो तो भी आप ट्रस्टी नहीं बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते हो भाई, अगर आप इनमें कहीं पे भी कवर हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका एक बायस क्रिएट हो जाएगा, इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाएगा, फिर आप कंपनी का पहले सोचोगे और डिपॉजिटर्स का लास्ट में सोचोगे। आप कहोगे कंपनी की तरफ से तो पहले मैं सोच लूं क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं मेरा भी इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, अगर मेरा ही खुद का ही भाई बहन बैठा हुआ डायरेक्टर, तो कल को इफेक्ट पड़ेगा, मैं कुछ करूं तो ऑब्वियस सी बात है इफेक्ट पड़ेगा कंपनी के ऊपर और डायरेक्टरशिप के ऊपर। तो बेटर चीज मैंने क्या सोचा, मैंने कहा नहीं भाई पहले तो मैं कंपनी का सोचूं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऐसा किया जाएगा भाई, तुम ऐसा है डायरेक्टर, तुम तो बैठोगे नहीं, तुम्हारा कोई रिलेटिव भी नहीं बैठ सकता ट्रस्टीशिप के अंदर, ठीक है जी। तो तुम लोगों को हमने ट्रस्टी नहीं बनाना है, किसे बनाना है, कोई अनबायस्ड पर्सन है, कोई बाहर का पर्सन आएगा जिसका कोई लेना देना एज सच कंपनी से नहीं है, वही पर्सन डिपॉजिटर्स के बारे में सोच पाएगा। आगे चलते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट चेक करते हैं, ये बात नई है, ये बात वहां पे नहीं थी, एमसीक्यू पर्पस के लिए रेलेवेंट रहेगी। चेक करते हैं, अगर तो एलिजिबल कंपनी, देखो ये बात सारी एलिजिबल कंपनी की ही हो रही है, पब्लिक कंपनी की ही हो रही है, ठीक है जी। अगर तो ये मेंबर से ले रही है, ठीक है ना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करे किससे, मेंबर से, तो ध्यान से समझना लिमिट क्या है। अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट, सच डिपॉजिट मतलब भाई जो आपका अभी करंट प्रपोज डिपॉजिट है, मान लो कि आज की डेट में एक कंपनी है जो इशू करना चाहती है डिपॉजिट, ठीक है जी, मान लो 10 करोड़ का, ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट मतलब जो प्रपोज्ड डिपॉजिट है उसे हमने यहाँ पे लिख दिया, 10 लिख दिया, मान लो जो भी लिखना है लिख दिया, प्लस जो कोई आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं हमारे पास, ऑलरेडी पेंडिंग डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं, किससे लिए थे वो डिपॉजिट्स, वो हमने लिए थे मेंबर से ही, ठीक है जी, वो ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को ऐड करके मैक्सिमम कितना बनना चाहिए, 10% ऑफ कैलकुलेट करेंगे,
पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको 10%, एग्रीगेट को 10% करेंगे। मान लो कि वो कितना भी अमाउंट आ जाता है, 50 आ जाता है, ठीक है जी, 50 आ जाता है, और ऑलरेडी डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स हमारे पास 30 है, तो आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट आज की डेट में इशू कर सकते हो? मैक्सिमम 20 आप आज की डेट में इशू कर सकते हो, ठीक है ना। ध्यान देना यहाँ पे फ्रॉम मेंबर्स वाले डिपॉजिट्स ही लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रॉम नॉन मेंबर्स। सच डिपॉजिट्स मतलब जो अभी प्रपोज कर रहे हो, जो पब्लिक को इशू करना चाहते हो, प्लस आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, सेम बात है, अभी किससे कर रहे हैं? अब नॉन मेंबर्स से ले रहे हैं, तो नॉन मेंबर्स वाले ही ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करके कितना हो सकता है भाई? 25% निकाल लेना है एग्रीगेट का, इस अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। मान लो पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड करके 100 करोड़ आ जाता है, ठीक है, तो उसका 25% कितना हो गया? 25 करोड़ हो गया। तो ऐसे केस में आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑलरेडी कितने थे? 15 करोड़ ऑलरेडी थे, तो अब सच प्रपोज डिपॉजिट कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10 करोड़ हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। लिमिट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखते चलो। आगे चलते हैं, एक छोटी सी नई बात है, अगर एलिजिबल गवर्नमेंट की कंपनी है तो मैक्सिमम कितना कर सकती है? 35%। सेम बातें आ जाएंगी, सच डिपॉजिट्स है ना, वो इस पे बिल्कुल सेम आप रेट करना है, आपने कुछ नहीं करना, स्टडी मैट से एक बार इसकी लिमिट बस ध्यान रख लें, 35% ऑफ द एग्रीगेट कर देना तीनों चीजों का। आगे चलते हैं, सर्कुलर इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं। भाई एडवर्टीजमेंट करनी है, तो कल की क्लास में सर्कुलर की बात आई थी, ठीक है ना, आज भी देखते हैं। कहते हैं सर्कुलर एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में जाएगा, मतलब क्या है, क्या इसे एडवर्टीजमेंट लिखा क्या होगा, और सर्कुलर क्या मतलब है? इस सर्कुलर का अलग कुछ मतलब नहीं है, एक एडवर्टीजमेंट की फॉर्म ही है, जिसमें लिखा होगा क्या कि भाई हम इशू करना चाह रहे हैं डिपॉजिट, डिटेल दे देंगे डिपॉजिट्स के बारे में कि भाई हम कितना इशू कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या हमारा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आप कह सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आप चीजें वहां पे सर्कुलर्स में या एडवर्टीजमेंट पे इशू करना है, जो आपने उसके बारे में वहां पे एडवर्टीजमेंट में पब्लिश कर दोगे। ये एडवर्टीजमेंट कहाँ कहाँ जाएगी, ये बात भी आपको अच्छे से पता है, ये तो आप प्रोस्पेक्टस से देखते आ रहे हो। इंग्लिश की न्यूज़पेपर, वर्नेकुलर न्यूज़पेपर, जहाँ पे लैंग्वेज जो भी यूज की जा रही है, जहाँ पे है ना जो लोकल लैंग्वेज है, पर इनकी पब्लिकेशन बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है, वाइडली पब्लिक होने चाहिए ये दोनों न्यूज़पेपर्स। फिर एक बात और देख लेते हैं, आरओसी को फाइलिंग करनी है एटलीस्ट 30 डेज बिफोर द इशू ऑफ द एडवर्टीजमेंट, ठीक है जी। ये क्या बात बनती है भाई? एडवर्टीजमेंट के इशू करने से पहले, प्रोस्पेक्टस से पहले याद है आपको हम ड्राफ्ट लेके कहाँ जाते थे? आरओसी के पास। क्यों? आरओसी को कुछ गलत लगा, आरओसी को लगा नहीं भाई ये तो भोली भाले लोगों को फंसाया जा रहा है, तो ऐसे केस में आरओसी कुछ ऑब्जेक्शन लगा देगा। यहाँ पे भी एटलीस्ट 30 डेज पहले हम जा रहे हैं आरओसी के पास, तो आरओसी को कुछ गड़बड़ लगेगी तो वो वहां पे ऑब्जेक्शन लगा सकता है। आरओसी ने क्या चेक किया? आरओसी ने चेक किया कि इस जो भी कॉपी मिली है मुझे एडवर्टीजमेंट की, इसको साइन कर रखा है मेजॉरिटी डायरेक्टर्स। देखो जी, ठीक होती है यहाँ तक की बात। मेजॉरिटी डायरेक्टर साइनिंग एक फॉर्मेलिटी है, आरओसी को फाइल आपने 30 डेज पहले कर देना है। आगे चलते हैं, वैलिडिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट चेक करते हैं। वैलिडिटी ऑफ एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है? कब तक माने कि ये एडवर्टीजमेंट अलाइव है, जिंदा है, एक्सपायर नहीं हुई है। कहते हैं अर्लीस्ट ऑफ अप टू 6 months फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ द इशू, या फिर डेट ऑन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेड एट एजीएम, और लास्ट डेट जब एजीएम हो जानी चाहिए थी। बात को समझ लेते हैं। कहते हैं इसकी वैलिडिटी कब तक बनी चाहिए? कहते हैं अप टू 6 months फ्रॉम क्लोजर, मतलब सपोजिंगली हम मान के चलते हैं 31 मार्च को क्लोजर हो गया फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है, तो मैक्सिमम 36 मंथ्स कितने हुए आपके? 30 सितंबर। फाइनेंशियल ईयर की एजीएम कब हुई? ठीक है, मान लो उन्होंने 24 अगस्त को एजीएम कर दी, तो वैलिडिटी कब मानी जाएगी? मान लो कि उसने कंपनी ने जून में इशू की थी वो एडवर्टीजमेंट, तो वो कब तक वैलिड मानी जाएगी? वो वैलिड मानी जाएगी 24 अगस्त वर्सेस 30 सितंबर, दोनों में से कौन अर्लियर है? 24 अगस्त, तो माना जाएगा कि वो अलाइव है एडवर्टीजमेंट 24 अगस्त तक, ठीक है जी। दोनों का अर्लीस्ट आपने चेक करते हुए चलना है, तब तक वैलिडिटी है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। मतलब उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, कुछ टाइम के बाद उसके फैक्ट्स हो सकते हैं चेंज हो रहे हैं,
ठीक है, हो सकता है उसने टाइम पीरियड बोला था कि इतने दिन में अगर आपको आना है मेरे पास पैसा लेके तो आ जाओ, वो टाइम पीरियड भी एक्सपायर हो गया है। तो भाई वो अब आज की डेट में वो एडवर्टीजमेंट की क्या रेलेवेंस है, 24 अगस्त के बाद कोई रेलेवेंस नहीं है, ना तो लोग पैसा लेके जा पाएंगे, है ना, क्योंकि एक तरीके से एक्सपायर हो रहा है उसका टाइम। अगर तो ऐसे केस के अंदर वो एडवर्टीजमेंट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर बन जाएगी। मान लो उस एडवर्टीजमेंट में कुछ गलत चीज लिखी है, ठीक है, तो क्या 24 अगस्त के बाद कोई पर्सन कोर्ट में जा सकता है वो सर्कुलर एडवर्टीजमेंट लेके? वो जा सकता है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें ठीक बात लिखनी चाहिए थी तब तुमने गलत बात लिखी है। वो उसकी बात नहीं कर रहे हम सिर्फ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पब्लिक कह रहे हैं कि अदरवाइज कि क्या वो अब रेलेवेंस रखती है? नहीं, 24 अगस्त के बाद वो रेलेवेंस नहीं रखेगा, ठीक है जी। बट वैसे वो वैलिड है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो इनवैलिड हो गई चीज, ठीक है। बट उसके आप केस अलग चीज है, बट उसके लिए आप कह सकते हो कि हाँ अब कोई डिपॉजिटर उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं, रीपेमेंट का रिजर्व है, ये बिल्कुल सेम 20% 30 अप्रैल की बात है, कल वाली क्लास में कवर और डिबेंचर्स में भी कवर हो रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं कंपनी? जितना चाहे दे सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना? ठीक है, मैक्सिमम लिमिट रखी गई है, आरबीआई की लिमिट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ज्यादा दोगे तो भोली वाली जनता फंस जाएगी, क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है ज्यादा देके हमेशा हर बंदा फंसता है, फंसेगी तो कल को आप उसका पैसा लेके भाग जाओगे, ठीक है, जो कि लॉ मेकर नहीं चाहता। प्री मैच्योर रीपेमेंट की बात करते हैं, जैसा आप सबको पता है एफडी में जो इंटरेस्ट आता है ना, एफडी कराते हैं मान लो 4 साल की 5 साल की, उसको अगर हम उससे पहले उसके टेन्योर से पहले तोड़ना चाहते हैं, हमें पैसा चाहिए, तो हमारा कुछ जो इंटरेस्ट होता है, हमारा पैसा जितना मिलना है उतना नहीं मिलता। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, प्री मेच्योर रीपेमेंट के लिए 1% डिडक्ट किया जाएगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीने से पहले, है ना, मिनिमम 3 मंथ्स के टाइम में 3 महीने पहले कोई डिपॉजिटर पहुंच जाए तो कंपनी से दे देगी? नहीं, 3 मंथ्स का मिनिमम टाइम पीरियड तो है ही है, उसके बाद ही कि ये बातें आगे की कवर होंगी। 6 मंथ्स 3 मंथ जो भी एप्लीकेबल है, उसके बाद की ये बात आएगी, 1% की बात है। रिटर्न भरी जाएगी डिपॉजिट की, मतलब एक फॉर्मेट के अंदर आप कंपनी ने क्या करना है, डिपॉजिट की सारा डिटेल भर देना है, रिटर्न की फॉर्मेट है, ठीक है। जैसा रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स भी भरते थे, रिटर्न ऑफ मेंबर्स एक बात है, शेयर होल्डर्स मेंबर्स जाते थे, रिटर्न ऑफ डिबेंचर होल्डर्स भी जा सकते हैं। तो वो आप कह सकते हो जो भी आप रिटर्न भरते आए हो अभी तक, उसी तरीके से जैसे रिटर्न ऑफ चार्जेस है ना, चार्जेस की रिटर्न करते अपने चार्जेस के चैप्टर में, वही रिटर्न डिपॉजिट्स की भरी जाएगी, पूरा डिटेल जाएगा, कितना अमाउंट है, कब पेंडिंग है, ठीक है, कि कौन लोग हैं जिनसे आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, तो वो सारा डिटेल जाएगा, आरओसी के पास फाइलिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या चेक करना है, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास आ जाएगा कि क्या चीजें डिपॉजिट नहीं है, उसके ऊपर हमें थोड़ा सा टाइम लगाना है, बहुत ज्यादा टाइम उस पर भी नहीं लगाना, और एक छोटा सा प्रोविजन आ जाएगा पेनल्टी, बस फिर हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा।